Hello friends, welcome to the new session of Smita classes. Today we will be dealing with the 8th chapter of Standard 5 Science. The name of the book is Startup Science and the chapter number is 8 and the name of the chapter is States of Matter. It's of class 5. We will start reading the chapter. We have learnt in previous classes that anything that has mass and occupies space is called matter. All objects are made of matter. Matter consists of tiny particles known as molecules. These molecules are so small that they cannot be seen with naked eyes. These molecules are further composed of very small particles called atoms. Atoms are the smallest unit of matter and therefore also known as the building blocks of matter. On the basis of arrangement of molecules in a substance, we can categorize substances into solid, liquid or gas. Let's study about them in detail. देखिए हमने पहले हमारे फिजिकल बॉडी के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो उसका सबसे छोटा यूनिट क्या था ह्यूमन बॉडी का? वो था सेल, है ना। इसी तरह हमारे आसपास जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जितने हैं, लिविंग तो नहीं कहना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स हमारे पास जितने हैं मोस्टली, उसमें जो जिनके पास मास होता है, जिनका कुछ अपना वेट होगा और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, कुछ जगह घेरेंगे और अपना कुछ वेट होगा, उन सब चीजों को हम मैटर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो मोबाइल है वो भी एक मैटर है, कंप्यूटर वो भी एक मैटर है, जो भी हमारे आसपास जो भी चीज है सब मैटर है। सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सामान है, सब मैटर से बने हुए हैं। मैटर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको कि हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और मॉलिक्यूल्स और भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जो कि होता है एटम। जिस तरह टिश्यूज छोटे यूनिट्स होते थे बॉडी के और बने रहते थे किससे? एक तरह के सेल से, सिमिलर फंक्शन करने वाले सेल्स से बने रहते थे टिश्यूज। उसी तरह एटम से बने हुए हैं क्या? मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल से छोटे एटम्स है और एटम अगर ग्रुप होंगे तो वो कहलाएंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारे नेकेड आइज से हम देख नहीं पाते। मतलब हमारी ये खुली नंगी आंखों से हम उनको देख नहीं सकते। हमको उनको जो है एक होता है माइक्रोस्कोप, जिससे कि हम लोग एटम को देख सकते हैं। एटम के फर्दर, एटम के अंदर जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ना। तो वो सब की मदद से हम लोग ये एटम्स को देख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा यूनिट तब मैटर का क्या होगा? वो होगा एटम, और एटम से थोड़ा बड़ा यूनिट क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, इसीलिए आखिर मैटर क्या चीज से बना हुआ है? तब एटम से बना हुआ है हम बोलेंगे। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, मैटर को बनाने वाले जो ब्लॉक्स है वो क्या है? वो है एटम। अच्छा, अब क्या है कि हर एक सब्सटेंस में, हर एक चीज में जो है मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। अलग अलग तरीके से अपना एक अरेंजमेंट बना के रखते हैं। ठीक है, तो वो जैसे कि आप किसी के घर में जाएंगे, किसी घर में फर्नीचर का अरेंजमेंट दूसरे तरीके से, क्या सेम साइज का, जैसे क्वार्टर्स में अगर हम लोग रहेंगे तो घर बिल्कुल सेम है, पर सबके घर के अंदर क्या होता है? फर्नीचर का अरेंजमेंट अलग अलग स्टाइल से होता है ना। किसी का बेड ऐसे वर्टिकली रखा है, किसी को हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ऐसे सबके घर में फर्नीचर का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। उसी तरह मैटर जो है वो अलग अलग सब्सटेंसेस में, मैटर के अलग अलग सब्सटेंसेस में क्या है? मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो जितने भी सब्सटेंसेस है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब हम लोग सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। Solids have fixed shape and size. The reason behind this is that there is a strong force of attraction between the molecules of a solid. Due to this, the molecules are packed very close to each other. Solids may be hard, for example, stone, table, chair, etc., or they may be soft like paper, powder, cloth, etc. Liquids do not have a fixed shape and size. They take the shape of the container in which they are poured or kept. Unlike solids, molecules in liquids are not very closely packed as they have less force of attraction between them. This results in free movement of molecules in a liquid. That is why liquids can flow easily. They have a fixed volume which can be measured also. Water, petrol, soft drink and milk are some liquids. ठीक है, सॉलिड्स के बारे में हम देखेंगे। तो सॉलिड्स का फिक्स शेप और साइज होता है ना। सॉलिड की बात करेंगे, अगर हम लोगों के पास एक सॉलिड कोई सब्सटेंस है
जैसे कि हमारे पास कोई एक टेबल है या एक पत्थर है, स्टोन है एक, तो स्टोन का एक फिक्स शेप होता है, ऐसे टेढ़ा होगा, गोल होगा, अलग तरह का फिक्स शेप रहेगा। हर स्टोन का अपना एक साइज भी होता है, बड़ा छोटा ऐसा हर एक साइज होता है, ठीक है। और उस स्टोन को जब तक हम लोग उसके ऊपर कुछ फोर्सेस नहीं लगाएंगे उसका शेप वैसा ही रहता है ना। क्यों? देखिए ये क्या है, स्टोन एक मैटर है, और मैटर क्या चीज से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से, है ना। तो स्टोन के भीतर का जो मॉलिक्यूल सब है वो ना बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जिस फोर्स से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, पकड़ के रखा है, दोनों के बीच में खिंचाव हुआ है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींच रहा है अपनी तरफ, तो वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड में होता है सब बहुत पास पास आ जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो मॉलिक्यूल सॉलिड में बहुत पास पास आ जाते हैं, और इसीलिए सॉलिड का बहुत ही टाइट और फिक्स्ड शेप हो जाता है, ठीक है। उसमें मॉलिक्यूल सब पैक हो जाते हैं, बिल्कुल पास पास आके बहुत टाइटली पैक हो जाते हैं, और वो उसका एक फिक्स शेप हो जाता है। सॉलिड्स में भी हार्ड, और सॉलिड्स जब फिक्स्ड शेप हो जाता है, सॉलिड्स कई बार बहुत हार्ड हो जाते हैं, है ना। जब बहुत ही फिर क्लोज आ जाएंगे तो सॉलिड हार्ड हो जाते हैं, जैसे कि स्टोन हुआ, टेबल, चेयर, या फिर थोड़े सॉफ्ट सॉलिड्स भी होते हैं, जैसे पेपर भी एक सॉलिड है, पाउडर भी सॉलिड है, क्लॉथ भी सॉलिड है। कुछ सॉलिड्स हार्ड होते हैं, जैसे पत्थर होंगे, टेबल, चेयर, और पेपर, क्लॉथ, पाउडर, ये सब सॉफ्ट सॉलिड्स कहलाएंगे। पर इन सब में चीज कॉमन क्या है, मॉलिक्यूल्स पास पास है और क्लोजली पैक्ड है। मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली खींच रहे हैं, इसलिए बिल्कुल टाइट होके पैक होके एक जगह पे है, ठीक है। अब आ जाता है लिक्विड्स का। लिक्विड्स का हमने देखा फिक्स शेप और साइज नहीं होता है। मान लीजिए अगर हमारे पास एक गिलास पानी है, उसको अगर हम एक बाउल में डाल देंगे तो वो बाउल का शेप ले लेता है, अगर ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेता है। जिस भी हम वेसल में, जिस भी यूटेंसिल में, जिस भी बर्तन में हम उसको डालेंगे वो उसी का शेप ले लेता है, मतलब उसका अपना एक फिक्स शेप और साइज नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के होते हैं, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर रहते हैं। लिक्विड माने तरल पदार्थ ना, सॉलिड मतलब क्या था, ठोस पदार्थ, और लिक्विड मतलब तरल पदार्थ होता है। तो लिक्विड के जो पदार्थ मतलब सब्सटेंसेस, तो लिक्विड के जो ये हैं मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली खींच नहीं पाते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है। अट्रैक्शन मतलब अपने तरफ खींचना, तो लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अपने पास खींच नहीं पाते हैं, इसके कारण मॉलिक्यूल थोड़ी थोड़ी दूर दूर पे रहते हैं। जब दूर दूर पे रहते हैं तो वो एक दूसरे से जुड़े तो जरूरी बंधे बंधे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि दूर रहते तो उड़ जा रहे हैं इधर उधर, पास पास ही रहते हैं, मतलब एक ही जगह पे रहते हैं पर थोड़े दूर दूर रहते हैं। क्योंकि वो थोड़े दूर दूर रहते हैं इसीलिए एक टाइट शेप नहीं होता है लिक्विड का, और उसको जब हम पानी जिस ग्लास में डालेंगे, जिस कंटेनर में डालेंगे, वो उसका शेप ले लेते हैं। वो बहुत ही इसीलिए क्लोजली पैक्ड नहीं होता है, उसके मॉलिक्यूल सब क्लोजली पैक्ड नहीं होते, दूर दूर रह जाते हैं। मॉलिक्यूल सब बहुत टाइट होके एक जगह पैक होके नहीं रहते हैं, इसीलिए उसके चूंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, आकर्षण शक्ति कम है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण शक्ति, इसलिए मॉलिक्यूल थोड़ा आराम से घूमते रहते हैं। लिक्विड के भीतर के मॉलिक्यूल आसपास घूमते रहते हैं, फ्री मूवमेंट थोड़ा उनके मॉलिक्यूल का हो जाता है, ठीक है। इसीलिए लिक्विड्स आसानी से बहते हैं, है ना। अगर एक गिलास पानी हम गिरा देंगे जमीन पर, क्यों पानी थोड़ा बहने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा फ्रीली मूव करते हैं, एक दूसरे के से जो आकर्षण शक्ति है वह कम है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में। पर हाँ, उन सब का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एक बॉटल में 1 लीटर वाटर है, ठीक है। उस 1 लीटर वाटर को अगर हम एक जग में डालेंगे तब भी वो 1 लीटर ही वाटर रहेगा, वो 2 लीटर नहीं बन पाएगा या हाफ लीटर नहीं बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब वॉल्यूम जो है लिक्विड्स का वो फिक्स्ड रहता है, जितना है उसका अमाउंट वो उतना ही रहता है, वह कम ज्यादा नहीं होता है। बस जो है लिक्विड में क्या है, मॉलिक्यूल्स नॉट सो स्ट्रांगली पैक्ड टू ईच अदर, नॉट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लिटिल वीक, एंड देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड अ लिक्विड।
कुछ एग्जाम्पल क्या है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिक्विड के क्या है, तरल पदार्थ एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल वाटर, पानी है। दूसरा पेट्रोल है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स है जो भी शरबत वगैरह हम लोग पीते हैं, मिल्क है ना, ये सारे लिक्विड के एग्जाम्पल है। अब हम लोग गैस के बारे में पढ़ते हैं। Gas do not have any shape or size. The molecules in gases are very loosely packed as compared to solids and liquids. Because there is almost negligible force of attraction between the molecules, so they move freely in all directions and fill the entire space available to them. Unlike solids and liquids, gases cannot be seen. We can only feel them. Our atmosphere is also made up of different gases like nitrogen and oxygen. Oxygen and carbon dioxide are two important gases necessary for the survival of life on the earth. Negligible. It refers to the quantities so small that they can be ignored or neglected. ठीक है, अब बात होती है गैसेस की। ठीक है कि गैसेस कैसे होते हैं। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह एक दूसरे से जो है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, जो आकर्षण शक्ति होती है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में गैस में, वो बहुत ही कम रहती है। इसलिए गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर घूमते रहते हैं, उसका एक मॉलिक्यूल दूसरे को अपनी तरफ खींच नहीं पाता है। ठीक है, वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। तो लूजली पैक होंगे तो उसका कुछ स्ट्रक्चर या उसका कोई शेप साइज बन ही नहीं पाता है। अगर हम थोड़े से गैस को एक सिलेंडर में भर देंगे तो पूरे सिलेंडर में वो गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर बिखर जाएंगे। वही थोड़े से मॉलिक्यूल्स को हम एक छोटे से बॉक्स में भर देंगे तो वो बॉक्स में वो सब जमा हो जाएंगे। तो उनको हम लोग जैसा स्पेस देंगे वो उधर पूरा फैल जाते हैं। ठीक है, सब तरफ बिखर जाते हैं। उनके बीच में क्या है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लूजली पैक्ड है। उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से पास नहीं है, लूज है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। और क्या है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर है। उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं के बराबर है, इसलिए वो फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में पूरा मूव करते रहते हैं। और जिस भी स्पेस में हम छोड़ेंगे वो स्पेस को वो पूरा भर देते हैं, हर तरफ इधर उधर घूमते रहते हैं सारे तरफ। ठीक है, सॉलिड्स और लिक्विड्स को तो हम लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं, पेट्रोल को देख पाते हैं, है ना, टेबल चेयर ये सबको देख पाते हैं, पर गैसेस को हम लोग देख नहीं पाते, उसको हम लोग फील करते हैं, है ना, फील करते हैं। कैसे, जैसे कि अचानक गैस सिलेंडर से गैस बहुत निकलने लगी तो हम लोग को एक तरह का स्मेल आता है, तो हमको पता चलता है कि गैस निकल रही है ना। इसी तरह से जो है किसी रूम में अगर कहीं परफ्यूम जल रहा है, ये अगरबत्ती जल रहा है, पूजा की जो अगरबत्ती होती है, धूपकाठी जल रही है, तो उसका स्मेल रूम में बिखरता रहता है, तो हम लोग को पता चलता है कि हवा के थ्रू उसके मॉलिक्यूल्स बह बह के इधर आ रहे हैं। यानी ये जो गैस है उसको मदद कर रहा है, रूम में जो गैस है उसको मदद कर रहा है उसके स्मेल को हमारे नाक तक आने के लिए। ठीक है, तो हम लोग गैस को सिर्फ फील कर सकते हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो है हवा का एक कंबल जैसा है, हाँ, ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड आवर अर्थ। हवा का एक पूरा कंबल है जो पृथ्वी को पूरा गोल होकर सब तरफ से ढका हुआ है। और अगर वह नहीं होता, हवा का एयर ब्लैंकेट नहीं होता, तो हमारे इस अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। वो जो पूरा एयर ब्लैंकेट है हमारे अर्थ के पूरे सब डायरेक्शन में चारों तरफ, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर भी बहुत तरह के गैसेस से बना हुआ है ना। हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारा गैसेस है एटमॉस्फेयर में। सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कितने तरह तरह के अलग अलग तरह के गैसेस है। तो मेनली जो दो इम्पोर्टेंट गैस क्या है, तीन इम्पोर्टेंट गैस क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। उन्हीं से फिर बाकी गैस सब बने हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है, तभी हमारे पृथ्वी पे लाइफ एग्जिस्ट करेगा। ऑक्सीजन हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स ये लोग के लिए जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया ना, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, सब्सटेंसेस कैसे सॉल्युबल होते हैं, अब हम लोग वह पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन वाटर।
Solubility of substance is its property to dissolve in some other substances to form a mixture of uniform nature. The substances which get dissolved is called solute, while the other substance in which the solute gets dissolved is called solvent. The resulting uniform mixture is called solution. Water is a very good solvent. Most of the substances readily dissolve in water. That is why it is also known as the universal solvent. Let's get some more information on solubility of different substances in water. Solubility of substances in water मतलब कोई भी सामान जो है वो पानी में कितना हद तक घुल पाता है और कितना हद तक नहीं घुल पाता, मतलब पूरी तरह से पानी में कितना मिक्स हो पाता है और कितना मिक्स नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे कि solubility of a substance is its property to dissolve in some other substance to form a mixture of uniform nature. कोई भी सब्सटेंस का solubility का मतलब है कि वह सब्सटेंस, वह सामान दूसरे किसी सामान में, किसी दूसरे सब्सटेंस में कैसे मिक्स हो रहा है और मिक्स होने के बाद यूनिफॉर्म नेचर हो जा रहा है, मतलब पूरी तरह से एक सार दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, अलग अलग हमको पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, एक तरह का मिक्सचर बना दे रहा है जो कि यूनिफॉर्म नेचर का है, बिल्कुल पूरा एक बराबर वो दिख रहा है। वो दोनों सब्सटेंस मिलने के बाद अलग अलग कुछ पता नहीं चल रहा है। जो सब्सटेंस को हम लोग ऊपर से डाल के डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट कहलाता है, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट कहलाता है, और दोनों मिलके जो यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं उसको कहते हैं सोल्यूशन। एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, हमारे पास शुगर है, चीनी है, और वह है सॉल्यूट, और पानी है वह है सॉल्वेंट। तो जब हम चीनी को पानी में मिक्स करते हैं, मिक्स करते जाएंगे, चीनी पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाएगा, और फिर हम लोग को उस पानी में चीनी के क्या छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देंगे? नहीं। जब मिक्स हो जाएंगे तो ऊपर यूनिफॉर्म बन हो जाएगा, मतलब पूरा एक जैसा हो जाएगा। हाँ, एक जैसा दिखेगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा, टोटल मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को पूरा एक जैसा पानी पानी जैसा ही दिखेगा, लगेगा नहीं कि उसमें चीनी यहाँ पे है ज्यादा, यहाँ पे कम है, ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा। जब वो यूनिफॉर्म मिक्सचर बना वो हुआ सोल्यूशन, चीनी हुआ सॉल्यूट और पानी हुआ सॉल्वेंट। और इसमें क्या है, ये चीनी का सॉल्युबिलिटी है, चीनी का ये प्रॉपर्टी है, यह उसका खासियत है, यह उसका प्रॉपर्टी है कि उसमें सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी है, वह पानी में अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है। वाटर एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। हाँ, वाटर एक ऐसा चीज है जिसमें बहुत सारे चीज सॉल्युबल हो जाते हैं, इसलिए वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है। वो मीडियम है जिसमें दूसरे चीज हम लोग घुलाते हैं, मिक्स करते हैं। ज्यादातर सब्सटेंसेस आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। नमक आप लाएंगे, नमक भी आसानी से मिल जाता है पानी में ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इनको हम पानी में डालेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, पूरा एक जैसा बराबर दिखने लगता है। तो इसीलिए हम लोग वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। Solubility of solids in water. The most common example of solids that dissolve in water are salt and sugar, but not all solids dissolve in water. Solids like sand particles and chalk powder settle down at the bottom of the container. Solubility of solids in water. कि कौन कौन से solid जो है वो पानी में soluble हो पाते हैं, जैसे कि शुगर और सॉल्ट, चीनी और नमक, वो आसानी से soluble हो पाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। तो हम लोग बोलेंगे वो दे आर इजिली सोल्यूबल इन वाटर। पर कुछ कुछ अलग चीज जैसे सैंड, बालू और चॉक के पाउडर, ये क्या सोल्यूबल हो पाते हैं? नहीं। जैसे हम इनको पानी में मिलाएंगे पहले तो ये ऊपर ऊपर दिखाई देंगे, फिर थोड़ी देर बाद क्या होंगे, पानी में के ग्लास में नीचे जाके सेटल हो जाएंगे, नीचे जाके जमा हो जाएंगे, चॉक पाउडर और सैंड। तो यानी ये दोनों सॉल्यूट अच्छे से सोल्यूबल नहीं है कि शुगर और सॉल्ट पानी में अच्छे से सोल्यूबल है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर। अब कोई तरल पदार्थ को हम पानी में मिला रहे हैं, देख रहे हैं वह मिलता है कि नहीं। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर। मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स डिसॉल्व इजिली इन वाटर। वी कैन observe this by performing a simple activity. Take a mug of water and put a few drops of ink in it. We will notice that the ink dissolves quickly and the water becomes colored. Similarly, fruit juices, milk, etc. are soluble in water. Examples of liquids that are insoluble in water include petrol, kerosene oil, butter, etc. The liquids which dissolve completely in water are said to be miscible in water. Similarly, the liquids which do not dissolve in water are said to be immiscible in water. अब जो तरल पदार्थ को हम पानी में मिला रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है। एक मग पानी लीजिए और उसमें आप कुछ ड्रॉप इंक डालिए,
थोड़ी देर में इंक पूरे में मिक्स हो जाएगा और वो पानी कलर्ड हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग ब्लू इंक डालेंगे तो पूरा पानी ब्लू ब्लू कलर का दिखने लगेगा। जैसे होली का कलर का हम लोग को एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, क्योंकि होली का कलर सॉलिड होता है, पाउडर के जैसा होता है। हम उसकी जगह स्क्वैश का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर हम लोग स्क्वैश का 2 कैप्स फुल करके उसको डालेंगे पानी में, ऑरेंज स्क्वैश, तो पानी पूरा ऑरेंज ऑरेंज कलर का दिखने लगता है ना। तो पानी कलर्ड हो जाता है। इसका मतलब कि वह लिक्विड जो है, ऑरेंज स्क्वैश एक लिक्विड है, वह आसानी से पानी में पूरी तरह से मिक्स हो गया। इसी तरह और भी फ्रूट जूस या मिल्क में भी पानी डाल देने से मिल्क में पानी पूरी तरह से घुल जाता है। आप ये नहीं पता कर सकते कहाँ मिल्क है कहाँ पानी है ना। इसी तरह ऑरेंज जूस आप डाल देंगे पानी में, तो कहाँ ऑरेंज जूस है कहाँ पानी, पर अलग अलग पता कर पाएंगे नहीं, वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। पर ऐसे कुछ कुछ लिक्विड होते हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते। अगर हम पानी में पेट्रोल डालेंगे तो वो ऊपर ऊपर ही रहेगा और हम लोग को उसका दिखाई देगा कि ऊपर ऊपर पेट्रोल फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है ना। इसी तरह केरोसिन ऑयल भी डालने से, बटर भी अगर हम पानी के ग्लास के ऊपर ऊपर डालेंगे, हाँ, तो देखेंगे वो ऊपर ऊपर ही तैर रहा है, वो अंदर नहीं जाता है। यानी कि कुछ कुछ लिक्विड्स आसानी से पूरी तरह घुल जाते हैं पानी में और कुछ कुछ नहीं घुल पाते। जो पूरी तरह से घुल जाते हैं पानी में वह कहलाएंगे मिसिबल लिक्विड्स, और जो नहीं घुलेंगे वह कहलाएंगे इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल इन वाटर कहेंगे, दीज लिक्विड्स आर इमिसिबल इन वाटर लाइक केरोसिन, पेट्रोल and others are miscible in water. Solubility of gases in water. Carbonated drinks are the best example to show solubility of gases in water. In these drinks, carbon dioxide is dissolved in water under pressure. If you shake and open a bottle of soda or any other aerated drink, you will see this gas coming out in the form of bubbles. This happens because the pressure under which the gas was dissolved in water decreases on opening the bottle and it releases out in the form of bubbles. Besides carbon dioxide, other gases like oxygen, nitrogen, etc. are also soluble in water. Aquatic animals breathe in oxygen that is dissolved in water and hence are able to survive inside the water. Carbonated drinks are the aerated drinks like colas and drinking soda. ठीक है, अब बोल रहे solubility of gases in water. गैस जो है वो भी soluble है वाटर में। आप बोलेंगे गैस कैसे soluble है? अरे गैस नहीं soluble होगा तो आपके aquatic animals कैसे जी पाते हैं? क्योंकि मान लीजिए नदी में मछलियां हैं, मछलियों को भी ऑक्सीजन चाहिए। उनको कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है? तो पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है उसी ऑक्सीजन को वो लोग यूज करते हैं। तो इसका मतलब लिक्विड में क्या है? ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो इस तरह वाटर में भी गैसेस डिसॉल्व होता है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या दे रहा है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स दे रहा है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं एरिएटेड ड्रिंक्स को। एरिएटेड ड्रिंक्स मतलब जिसमें गैस मिक्स किया गया है ड्रिंक में, वो एरिएटेड ड्रिंक्स कहलाएंगे। एयर गैस मिक्स किया गया, जैसे जो हम लोग ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोला पीते हैं या ड्रिंक सोडा पीते हैं, ड्रिंकिंग सोडा, वो सब में क्या होता है कि उसमें गैस मिक्स किया रहता है। जैसे कि ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बात बोल रहे हैं, तो ये सब ड्रिंक में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करता है अंडर प्रेशर। वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डाल देगा वाटर के साथ और पूरा टाइटली बंद कर देगा, ताकि पूरा फुल्ली पैक्ड रहेगा और टाइटली बंद कर देगा ताकि पूरे प्रेशर में वो रहेगा अंदर। हाँ, और जैसे हम पूरे बॉटल को शेक करेंगे और उसके ढक्कन को खोलेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं? बस 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 कर बबल्स बाहर गिरने लगते हैं ना कोल्ड ड्रिंक का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस तो पूरा टाइटली पैक था, जैसे ही हमने उसका कैप खोला वह गैस बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब गैस बाहर निकलता है तो अपने साथ बबल्स क्रिएट करता है और थोड़ा लिक्विड कोला भी बाहर गिर जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है दूसरे, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है कोल्ड ड्रिंक में। इसी तरह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब भी वाटर में सोल्यूबल होता है, वाटर में मिक्स हो जाता है। इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स मतलब पानी में जो जीवित रहने वाले एनिमल्स हैं वह ऑक्सीजन को ब्रीथ कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं ऑक्सीजन का। कैसे? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वह पानी में मिक्स्ड है, डिसॉल्व है वाटर में। इसीलिए ये एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो पानी में भी जीवित रह पाते हैं। चेंज ऑफ स्टेट। We have read in the previous classes that matter can change its state from one form to another. The change of state of a material changes the arrangement of molecules in that material. Changes can be broadly categorized into two types: physical change and chemical change. Any change in matter in which no new substance is formed is termed as physical change.
It may involve a change in the state of matter and it can usually be reversed. It is not a permanent change. For example, water liquid on cooling becomes ice, solid on heating becomes steam, gas. Here, even though the state of water has changed from liquid to solid and liquid to gas, it's still the same. Also, if ice is heated or steam is cooled, we get water back in its original form. क्या कह रहा है? चेंज इन स्टेट होता है. हा? हमने 3 स्टेट्स पढ़े, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस. तो हम लोग लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में, सबको चेंज कर सकते हैं. चेंज इन स्टेट होता है. मैटर जो है, मैटर क्या होता था? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. तो मैटर जो है वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है. ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है. आखिर ये चेंज क्या है? ये चेंज का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, सॉलिड्स में रखो क्लोजली टाइटली पैक्ड है, लिक्विड्स में लिटिल लूजली पैक्ड है और गैसेस में तो बिल्कुल भी लूजली पैक्ड है. तो ये सब का अरेंजमेंट थोड़ा चेंज होता है मॉलिक्यूल्स का, और इसी कारण वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मटेरियल सब चेंज हो जाते हैं. ठीक है. अब चेंज 2 तरीके का हो सकता है, एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या है? कोई ऐसा चेंज जिसमें कि कोई नया चीज नहीं बनेगा, वो फिजिकल चेंज कहलाएगा. यानी जिसमें सिर्फ उसका बाहरी रूप चेंज हो जाएगा और हम उस चेंज को वापस ओरिजिनल प्लेस में भी ला पाएंगे, रिवर्स भी कर पाएंगे. यानी वो परमानेंट चेंज नहीं है ना, हम लोग उसको वापस रिवर्स भी कर पाते हैं. जैसे कि कूलिंग, इवापोरेशन, ये सब क्या है? ये सब है फिजिकल चेंज, है ना. नदी वदी से क्या होता है? पानी ये होता है, इवापोरेट होता है, सूर्य की गर्मी से वाटर वेपर में चेंज होता है, वो ऊपर आकाश में क्लाउड्स बनाता है, फिर वापस ठंडा होके कूल होके फिर वाटर के फॉर्म में नीचे गिर जाता है. मतलब वाटर से लिक्विड बना, लिक्विड से स्टीम बना, गैस बना, गैस से फिर वो वाटर में चेंज हो गया, गैस से फिर वो लिक्विड में चेंज हो गया. इसका मतलब, पर वह तो पानी ही रहा ना, ऐसा नहीं है कि पानी कुछ और बन गया. इसका मतलब कि वो हम लोग उसको रिवर्स कर पा रहे हैं. जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हुआ, हम दूसरे स्टेट से फिर से उसको पुराने वाले ओरिजिनल स्टेट में ला पा रहे हैं. और वो फिजिकल चेंज हुआ और उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, सामान वो ही रहा, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो गया. ठीक है. ये परमानेंट चेंज नहीं होता है. हाँ, ये हमेशा के लिए नहीं होता है. जैसे कि आपने पानी फ्रिज में रखा, फ्रीजर में, तो क्या होता है? कूल होता है, ठंडा होता है, फिर क्या बन जाता है? आइस बन जाता है ना. फिर आप आइस को निकाल के बाहर छोड़ देंगे, मतलब आइस बना, मतलब क्या हुआ? लिक्विड चेंज हुआ सॉलिड में. फिर सॉलिड आइस को आप निकाल के बाहर छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर में, रूम की गर्मी में, तो सॉलिड आइस किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड वाटर में. इसी तरह लिक्विड वाटर को आप बहुत हीट करेंगे तो क्या होने लगता है? पानी से भाप निकलने लगती है बाहर ना, यानी लिक्विड वाटर स्टीम में चेंज हो जाता है. इसी तरह स्टीम को आप कूल करेंगे तो वो क्या होगा? जैसा बारिश में होता है, स्टीम को कूल करेंगे तो वह फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा. तो ये सब जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, ये परमानेंट चेंज नहीं है और वापस हम उसको ओरिजिनल, उसके पुराने फॉर्म में ला सकते हैं. केमिकल चेंज. Any change in matter in which one or more new substances are formed is termed as chemical change. It is a permanent change and cannot be reversed. For example, burning of wood is a chemical change because it forms a new substance, ash, and we cannot get back the wood. Rusting of iron, digestion of food, etc. are few other examples of chemical change. कोई भी ऐसा चेंज मैटर में जो कि एक नया सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा नया सब्सटेंस जब बन जाएगा तो वह केमिकल चेंज कहलाएगा. ठीक है. केमिकल चेंज में क्या होता है? हम लोग उसको वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, वो परमानेंट चेंज हो जाता है. हम उसको वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, उसको रिवर्स नहीं कर सकते. जैसे बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ियों का जलाना. लकड़ियों को हम जलाएंगे तो क्या होगा? राख में बदल जाएगा. ऐश, ऐश मतलब राख होता है, राख में बदल जाएगा. क्या राख से हम फिर लकड़ियां तुरंत बना पाएंगे? नहीं बना सकते, है ना. इसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना. डाइजेशन ऑफ फूड, खाना का हजम होना, हमारे बॉडी के भीतर खाना पचना. ये सब जो है ये केमिकल चेंज है. हम उसको वापस, जंग लगे हुए आयरन को वापस ठीक कर पाएंगे? नहीं कर पाते हैं तुरंत उसको ठीक, है ना. तो ये सब जो है ये केमिकल चेंज होता है, इसमें नया सब्सटेंस बन जाता है, एक या एक से ज्यादा. ठीक है. तो ये सब केमिकल चेंज कहलाता है. तो ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ.
इजी लेसन है, आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा, नया चीज है, नया टॉपिक से पढ़ने को, और पसंद भी आया होगा। अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ये वीडियो शेयर करिए और सब लोग इसका बेनिफिट उठाइए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, वो लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे। और आपको अगर अलर्ट चाहिए न्यू वीडियो के लिए तो तुरंत बेल बटन को प्रेस करिए। थैंक यू।